Good evening, everyone. So, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर से, जो हमारे कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। और बाकी हम आज क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे जो हमारे सिस्टम की हार्टफुलनेस की माइक्रो प्रैक्टिसेस हैं, उनमें से किसी के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जैसे मेडिटेशन कोई प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, क्लीनिंग कोई प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, इंडिविजुअल सिटिंग नहीं समझ में आ रही है, या क्लीनिंग नहीं समझ में आ रही है। कुछ नए लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि ग्रुप मेडिटेशन और इंडिविजुअल सिटिंग में क्या अंतर है, तो ट्रांसमिशन क्या है, या रेडिएशन क्या है, या ग्रेस क्या है, इन सब के बारे में हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन आया है, हमें मुद्रा कब करनी चाहिए? देखिए, मुद्रास को करने का सही समय है। मुद्रा भी एक तरह से एक एक्सरसाइज है जो एनर्जी फ्लो में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो एक्सरसाइज हम कब करते हैं? खाली पेट। और टाइम इसका क्या है? 15 से 45 मिनट। सो 15-15 मिनट आप 3 बार भी कर सकते हैं। एक बार आधा घंटा कर लिया, एक बार आपने 15 मिनट कर लिया, तो 45 मिनट हो गया। तो बेस्ट जो है वो 45 मिनट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट कुछ मुद्राएं हैं जो 2-4 मिनट से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आपके साधना से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मेडिटेशन में मन नहीं लगता, या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पुट अप कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट होते हैं। हम लोग कई बार हेजिटेशन के कारण नहीं पूछते हैं, लेकिन उस चक्कर में हम समझते हैं कि ये छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा सिस्टम में 3-4 चीजें ही हैं, ज्यादा है ही नहीं। क्लीनिंग है, मेडिटेशन है, प्रेयर है। और इन तीनों में से एक भी अगर हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी साधना पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। हम सभी लोग यहाँ भाई बहन हैं, और हम ये नहीं कहते हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या जो भी हमने लर्न किया है, हम आपको गाइड कर पाए। सो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस जरूर शेयर कर लें। कोई नए हैं वो भी पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं एकदम नए हैं वो भी पूछ सकते हैं। जी ब्रदर। अनीता कुमारी जी ने पूछा है, स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए कोई मुद्रा है क्या? स्लीप हाँ, डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए। स्लीप देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि स्लीप के लिए कई और चीजें भी रिस्पॉन्सिबल है। मुद्रा भी फायदा कर सकती है, लेकिन अकेले मुद्रा उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी, मैं ये नहीं कह सकता। तो स्लीप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्स्टिपेशन। हमें अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन है तो नींद हमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमारे पेट में आप समझिए कि जहां पर ऑलरेडी अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्ट किया हुआ फूड है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, जो स्टूल है, तो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, आप नहीं सो पाएंगे। या आप हो सकता है सोने से पहले कॉफी पी रहे हो, 7 घंटे पहले आपको कॉफी पी लेनी चाहिए। या दूध पी लिया हो आपने। कुछ लोगों को हल्का मीठा दूध पी के नींद अच्छी आती है, लेकिन कुछ लोगों को दूध के साथ जैसे कैफीन ले लिया किसी भी फॉर्म में, आपको नींद नहीं आएगी। कोई हार्ड फूड ले लिया, नहीं आएगी। हो सकता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो, थॉट्स बहुत ज्यादा हो, किसी के प्रति किसी से कोई बात हो गई हो, वो भी एक रीजन हो सकता है। या अंडरलाइन कोई और हेल्थ कॉज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है। डायबिटीज और थायराइड दोनों ही के लोगों को नींद आसानी से नहीं आती है। तो इन चीजों के साथ साथ आप वाता रिटेंशन, क्योंकि बॉडी में अगर वायु बढ़ी है ना, तो वायु बढ़ी हुई है तो नींद नहीं आएगी। तो वाता रिटेंशन की मुद्रा आप अपना सकती हैं, लेकिन अकेली केवल मुद्रा से आप ये सोचें कि मेरे और जो अंडरलाइंग रूट कॉजेज है वो ठीक हो जाएंगे, उनको ठीक होने में समय लगेगा। हाँ, अगर कोई और रूट कॉज नहीं है, सिर्फ आपको नींद नहीं आ रही है, तो जरूर आपको नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। इवन नींद के लिए तो कई मुद्राएं हैं। तो वाता रिटेंशन वाली जो मुद्रा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो हमने कल किया था, ये 2 उंगलियां हमारी लास्ट की ओपन रहेंगी, एंड 2 फर्स्ट फिंगर जो हैं वो ऐसे ओपन रहेंगी।
हमें अंगूठा रखना है यहाँ। तो यहाँ रखने का मतलब हमने क्या बताया था, यहाँ बैलेंस करना, यहाँ बढ़ाना और यहाँ पर कम करना। तो वायु बॉडी में ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसे निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्योंकि वायु बढ़ी रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी जो आई पीपल है वो भी डायलेटेड रहती है। प्लस हो सकता है आपका स्लीपिंग टाइम गड़बड़ हो, तो स्लीपिंग टाइम को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। कोशिश करिए जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ जाने की। और खाने से 3 से 4 घंटे पहले आप कोशिश करिए कि आप खाना खा लें। और सोते समय जब आप सोने जा रही हैं तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा देसी घी अपने तलवों पर लगा लीजिए। हो सकता है आपको पित्त बढ़ा हुआ हो, तो गाय का देसी घी लगाने से पित्त शांत होता है। और दूसरा एक और तरीका है, घी अगर नहीं है तो आप लौकी को कद्दूकस करिए, ग्रेट करिए और उसको पैरों पर मालिश कर लीजिए, तो वो भी आपके पित्त को शांत करता है। क्योंकि पित्त अगर बढ़ा हुआ है, बॉडी में एग्रेवेटेड है, तो भी नींद नहीं आती। सो ये उपाय आप कर सकती हैं। Yes, please. नीचू बालाजी ने पूछा है, जी। आई वॉन्ट टू फील लाइट बट आई कैरी सो मच पेन। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, एक सर्कल है पूरा गिल्ट का। गिल्ट हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी बड़े संत की बातें सुनते हैं जो बहुत जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ, हमेशा कहते हैं कि गिल्ट तब आती है जब हम उसके बारे में उसको हैंडल नहीं कर पाते, जो भी जिस भी एक्शन की वजह से गिल्ट आई है। अगर हमने सरेंडर कर दिया है तो सब कुछ हमें गुरु से आता हुआ महसूस करना चाहिए। नॉट गुड नॉट बैड। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो गिल्ट किस बात की है। दूसरा, आपसे अगर गलती हो गई तो रिपेंटेंस, आप गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन गिल्ट क्रिएट ना होने दे। क्योंकि गिल्ट का जो साइकिल है, गिल्ट सीक पेन एंड पेन सीक पनिशमेंट एंड दैट पनिशमेंट क्रिएट लॉट ऑफ पेन इन द बॉडी। सो जहां भी ज्यादा पेन होता है, कहीं ना कहीं अंडरलाइंग उसका रूट कॉज पेन और गिल्ट होता है। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है आप कोशिश कर सकते हैं, किसी प्रिसेप्टर से बात करें। अगर आप हार्टफुलनेस के प्रैक्टिशनर हैं तो किसी प्रिसेप्टर से इस पर पहले बात करें, सिटिंग लेने से पहले, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज कोई फिजिकल रीजन है, हेल्थ इश्यूज भी हैं साथ में, तो आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। हमारा भी नंबर लास्ट में शेयर किया जाता है, या आप पूछ सकते हैं तो लोग दे सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आसपास में किसी भी अच्छे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। क्लीनिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इंडिविजुअल सिटिंग बहुत हेल्प करती है पेन को रिमूव होने में, स्ट्रेस को रिमूव होने में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संगीता अग्रवाल जी पूछ रही हैं या बता रही हैं, मुझको मेडिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है क्या, सॉरी, कभी मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है और कभी होता ही नहीं, प्लीज एडवाइस। देखिए, मेडिटेशन इज जस्ट लाइक अ प्लेट्यू। अगर आप बैठ रहे हैं सही एटीट्यूड के साथ तो सिर्फ उतरे तक ही आपकी जिम्मेदारी है। थॉट्स को ज्यादा ध्यान दीजिए मत और बस बैठ जाइए। ये ऐसे हैं जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई कार, बस, ट्रैक्टर, साइकिल, पैदल, सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑफिस बिना किसी से बात किए पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा गोल क्लियर है, हमारा फोकस क्लियर है और हम अवेयर हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं। हम सबसे तो बात करते हुए नहीं जाते। थॉट्स को भी ऐसे ही समझिए कि थॉट्स हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रहे हैं। तो जो बाहर जा रहा है उसको रोकिए मत, हम ही रोकते हैं उसको। और मेडिटेशन हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। हम लोग प्रिसेप्टर्स हैं, हम खुद भी 23 साल से ध्यान कर रहे हैं, एक जैसा ध्यान कभी होता ही नहीं है। और एक जैसा ध्यान हो रहा है तो इसका मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने प्रिसेप्टर से बात करिए
और बताइए इस चीज को और फिर उनसे सिटिंग लीजिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। थैंक यू। श्री विंदा पुष्कर जी बोल रही हैं, मुझको मेडिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्या कर सकती हूँ? इन्होंने इनके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि अपने प्रिसेप्टर से बात करें। इवन आप अगर ऐसा है कि प्रिसेप्टर बहुत दूर है, नहीं है, तो आप हमारी जो सिस्टर मनप्रीत है इनको बात कर लें। हम लोगों में से कोई भी आपको बात करके सिटिंग दे देंगे, हम बिल्कुल आपको सिटिंग दे सकते हैं। तो आप मनप्रीत सिस्टर से बात कर सकती हैं। अगर आपके पास में प्रिसेप्टर हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक एक दो दो महीने सिटिंग हम नहीं ले पाते, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, या तो प्रिसेप्टर पास में नहीं है। वैसे तो आजकल फोन करके किसी से भी लिया जा सकता है, बट स्टिल आपके पास अगर वो ऑप्शन आप समझ रही हैं कि नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर पा रही हैं, तो आप हमारे नोएडा लाउंज पे कॉल कर लें। सिस्टर मनप्रीत जी का नंबर मेरे ख्याल से ग्रुप में सभी में है, तो उनको बात कर लीजिए। वो किसी न किसी प्रिसेप्टर को आपको असाइन कर देंगी और आप लोग बात करके सिटिंग ले सकते हैं। ये चीजें बहुत आसान है और इनको जल्दी रिजॉल्व कर लेना चाहिए, हमें लंबे समय तक टालना नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन फिर कैसे नहीं तो हमारी प्रोग्रेस होगी अगर मेडिटेशन ही अच्छा नहीं हो रहा है। सो आप बात कर लें हमारी सिस्टर मनप्रीत से, जो नोएडा की जो इंचार्ज हैं नोएडा लाउंज की, हार्टफुलनेस लाउंज की, तो उनसे बात कर लें। वो आपको कोई प्रिसेप्टर अलाउंस कर बता देंगी कि इनसे आप बात कर लीजिए और सिटिंग ले लीजिए। ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी। यस ब्रदर। संगीता केसरवानी जी बता रही हैं कि उनका गैल ब्लैडर रिमूव हो चुका है। गॉल ब्लैडर, हाँ जी। व्हाट टू ईट एंड डू टू रिड्यूस ब्लोटिंग? देखिए ब्लोटिंग का, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ जी, ब्लोटिंग ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है। अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज। तो तीन चार चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखें। गॉल ब्लैडर जिनका रिमूव हो गया है, एक तो उनको जितना हो सके तला हुआ बेक किया हुआ जो बाहर का खाना है उसको ना खाएं, पैक्ड फूड ना खाएं, खाने का समय बिल्कुल फिक्स रखें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ना खाएं। अगर आप चाय पीती हैं, ब्लोटिंग कोई बंद नहीं कर सकता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, जो एल्कलाइन एंजाइम है वो आपके लिवर से स्टोर होता है बाइल डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर है ही नहीं, सो उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे? कोलेस्ट्रॉल या मिल्क, मिल्क में घी होता है, फैट होता है, जितने भी तेल हैं, फैट हैं, सब डाइजेस्ट होते हैं इससे, बाइल से, बाइल जूस से। बाइल जूस जब आपके उसमें आएगा ही नहीं गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से जैजुनम में जाता है, तो वो फूड पर स्प्रे होता है और फैट को डिजोल्व करता है, डाइजेस्ट करता है। तो फैट वाले तले हुए चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर हो सके तो अगर खाना है तो मैं आपको बता दूं जिसका ऑक्सीडेशन रेट बहुत कम है, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसका ऑक्सीडेशन रेशो सबसे कम है, तो वो खा सकती है, वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये दो ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो भी बहुत कम मात्रा में। खाने का टाइम फिक्स करें, लाइट फूड लें, एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक जरूर करें। और ब्लोटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट बनाइए नेगेटिव फूड और पॉजिटिव फूड की, कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है, फायदा करता है, उसको आप अपनी पॉजिटिव फूड लिस्ट में डालें। और जो नहीं फायदा करता है उसको नेगेटिव फूड लिस्ट में डाल दें, उसको एरेडिकेट कर दें अपनी डाइट से। हम वात पित्त कफा के बेसिस पर बात करते हैं, तो किसी को अगर वात है, जैसे ब्लोटिंग वात की प्रॉब्लम है, तो जो गैस बनाने वाली चीजें हैं उनको बिल्कुल ना खाएं। और जब भी आपको ब्लोटिंग हो, आप अपने पास पुदीन हरा रखिए। सभी लोग इसको रख सकते हैं जिनको भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। पुदीन हरा की एक कैप्सूल 10 मिनट में आपकी ब्लोटिंग गायब कर देगा, राइट? बट ब्लोटिंग हो क्यों रही है, ये रूट कॉज पर जरूर काम करना है। तो वॉक बहुत ज्यादा करनी है, आर्ट्स कोशिश करिए कि 8 to 10,000 स्टेप्स आप डेली लें, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा आप कार्डियो भी कर लें, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और फास्टिंग रखें, जब भी ब्लोटिंग हो
कुछ हल्का सा खा के फास्टिंग रखें, केवल बिना कुछ खाए फास्टिंग ना रखें, नहीं तो ब्लोटिंग और ज्यादा होगी। और इसके साथ एक काम और कर सकती हैं, 2 से 3 चम्मच आपको, अगर शुगर है कि नहीं मुझे नहीं पता, शुगर है तो जामुन का सिरका, नहीं है तो नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर, 2 से 3 चम्मच सिरका 2 से 3 चम्मच पानी में ले सकती हैं, खाना खाने से आधा घंटे पहले दोनों टाइम। ये भी बहुत हेल्प करता है लॉन्ग लॉन्ग उस पे टर्म पे। थैंक यू। गायत्री देवी पूछ रही हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल मेडिटेशन में या सिटिंग में क्या फर्क है? जी देखिए, हमारे यहाँ पर तीन चार तरह के मेडिटेशन होते हैं। एक तो अपना सेल्फ मेडिटेशन होता है जो हम मॉर्निंग में करते हैं। दूसरा ग्रुप मेडिटेशन होता है जो बुधवार को होता है, संडे को होता है, आजकल तो कई जगह 12 बजे भी हो रहा है दिन में। सवेरे मॉर्निंग में मास्टर का डायरेक्ट ग्रुप मेडिटेशन होता है 7 बजे। और फिर उसके अलावा एक होता है इंडिविजुअल सिटिंग, यानी जो संस्कार आपके खुद के अपनी क्लीनिंग से साफ नहीं हो पाया, वो ग्रुप मेडिटेशन में साफ हो जाता है। वहां से भी नहीं साफ हो पाता है तो आप 1-to-1 इंडिविजुअल सिटिंग लेते हैं प्रिसेप्टर के साथ। चाहे आजकल तो वैसे डिस्टेंस से हो रही है, डिस्टेंस से हो या लॉन्ग रन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसमिशन कितनी भी दूरी को तय कर सकती है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। सो इंडिविजुअल सिटिंग, ग्रुप मेडिटेशन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभ्यासी बैठते हैं जिनका कॉन्शियस लेवल, जिनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अलग अलग लेवल की होती है, बट सबका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मिलके सबको हेल्प करता है प्रोग्रेस करने में। तो ये है ग्रुप मेडिटेशन। और इंडिविजुअल सिटिंग में अगर स्पेसिफिक कोई रीजंस हैं, नहीं भी है तब भी आप हफ्ते से 10 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में एक इंडिविजुअल सिटिंग जरूर लें। एक इंडिविजुअल सिटिंग तो फ्राइडे को मास्टर की डायरेक्ट हो ही जाती है, क्योंकि फ्राइडे को 9 to 9:30 PM मास्टर की डायरेक्ट सिटिंग होती है, इंडिविजुअल सिटिंग, सभी लोग उसमें बैठ सकते हैं। बट प्रिसेप्टर से लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको डिस्कस करना जरूरी है, आपका माइंड क्लीन होना, लाइट होना जरूरी है। तो वहां पर आप 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशन में आप 1-to-1 डिस्कस नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल सिटिंग में बहुत फोकस्ड सिटिंग होती है, आपकी जो भी कठिनाई है मेडिटेशन में उसको रिमूव करते हैं प्रिसेप्टर्स, क्लीन करते हैं और फिर आपको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये डिफरेंस है। मीनू गुप्ता जी पूछ रही हैं, फील्स वेरी लो, प्लीज सजेस्ट। देखिए, लो फील करने के कई रीजन हो सकते हैं, मानसिक कारण भी हो सकता है, भौतिक कारण भी हो सकता है। भौतिक कारण में एक तो आप अपना बीपी जरूर मेजर करा लें, और बीपी को हमेशा सवेरे और शाम दोनों टाइम में मेजर कराना चाहिए। कुछ लोग, डॉक्टर लोग जैसे हम भी बात करते हैं कि भाई 3-4 दिन की चार्टिंग आप कर लीजिए बीपी की, तो सिर्फ मॉर्निंग मॉर्निंग का बीपी मेजर करा लेते हैं। आप 2 दिन भी अगर मेजर कराएं तो सवेरे और शाम, सवेरे और शाम, खाली पेट और खाना खाने के बाद 2 टाइम आप बीपी मेजर कराइए। अगर लो बीपी है तो उसके लिए पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लो बीपी के लिए जैसे हमने पहले भी बताया था, 32 किशमिश लें और रात को सोक कर दें, उसको वॉश करके किशमिश को, और सवेरे उसको खा लें, गुनगुने पानी में डालें तो जल्दी से वो इजीली सोक हो जाती है। और एक किशमिश रोज कम करते आए, तो जब तक एक किशमिश आएगी, एक किशमिश बचेगी, आपका लो बीपी खत्म हो चुका होगा। दूसरा लो होने का कारण थायराइड होता है। तीसरा लो होने का कारण डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। तो आप किसी भी डॉक्टर से बात करें और वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जिससे कि वो आपको सही गाइड कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप मैच नहीं कर पाती वो फ्रीक्वेंसीज, तो उस वजह से भी लो फील होता है। तो अपने घर में लोगों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, परिवार में बात करिए, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। अदरवाइज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। थैंक यू। लर्निंग डे बाय डे करके किसी की आईडी है, उससे पूछा है
Being housewife, many times my meditation breaks in between. Again, it becomes difficult to focus back. The question is, रुक के करूं या फिर तुरंत ही बैठना ठीक रहेगा? बिल्कुल, आपको देखिए ये आपको डिसाइड करना है कि ब्रेक क्यों हो रहा है, रूट कॉज क्या है उसका। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेडिटेशन तो लगातार ही करना चाहिए। कभी कभी आंख खुल जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा से उसी विचार में बैठ जाइए, क्योंकि उस समय जिस स्टेट में आप हैं उसको दोबारा से आप आंख खोल के फिर कुछ समय के बाद अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, चांसेस हैं कि आपने अभी आंख खोली और फिर दोबारा से आप आंखें बंद कर ले तो आप ठीक से वहां पहुंच पाए। क्लीनिंग अच्छे से करिए, इंडिविजुअल सिटिंग थोड़ा कम समय पे ले लीजिए। लाइक अभी आप अगर 10 दिन 15 दिन पे ले रहे हैं तो 2-3 सिटिंग आप 2-2 3-3 दिन के गैप पे ले लें। एक सिटिंग लेंगे तो प्रिसेप्टर आपको बता पाएंगे कि आपको दूसरे सिटिंग की कितनी जल्दी जरूरत है, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यस प्लीज। राम सेवक जी पूछ रहे हैं, मॉर्निंग में बी पॉइंट की क्लीनिंग कितनी देर तक करें? देखिए 9 जो बजे भी क्या कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए ब्रदर। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं? दिन में 9 बजे के बाद? अब ओके। ये नहीं समझ में आ रहा है। वैसे हाँ तो ठीक है। पॉइंट बी क्लीनिंग एक ही बार करते हैं। आप जी आंसर कर दीजिए। जी जी जी, एक ही बार करते हैं। मेडिटेशन अगर आपका मॉर्निंग का नहीं हुआ है और 9 बजे के बाद आप कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। जो मैरिड है वो 8 से 10 मिनट मैक्सिमम, और जो मैरिड नहीं है वो 5 से 8 मिनट मैक्सिमम। और एक ही बार कर सकते हैं इसको। मेडिटेशन अगर आप 2 बार करते हैं तो 2 बार आपको मेडिटेशन के पहले करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार करने की जरूरत है। मैं एक तरीका भी आपको मेडिटेशन का बता देता हूँ, सॉरी क्लीनिंग का। बी पॉइंट की क्लीनिंग, हमें बी पॉइंट का मेजरमेंट हमें आता ही है, नहीं भी आता है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे ये स्टर्नम होता है, ये जो हॉलो होता है, इससे एक उंगली आपको, जैसे ये स्टर्नम का हॉलो है, सेंटर है, एक उंगली आपको नीचे की तरफ मेजर करना है, और एक उंगली मेजर करने के बाद फिर 4 उंगली आपको सीधे स्ट्रेट लेफ्ट साइड में मेजर करना है। ये आपका बी पॉइंट है। इसके 2 उंगल ऊपर आएंगे, ए पॉइंट है यहां, और 2 उंगल नीचे जाएंगे, यहां सी पॉइंट है, और 2 उंगल आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये डी पॉइंट है। तो बी पॉइंट में आपको क्लीनिंग करने का एक बहुत अच्छा एक ही तरीका है वैसे, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। आप ऐसा समझें कि बी पॉइंट जो हैंडपंप होता है ना, उसका जो पाइप होता है, मुंह जो होता है निकलने वाला जिससे पानी आता है बाहर, ऐसा समझें कि ये इतना बड़ा है, और इससे सारी ऑल द इम्प्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज बाहर आ रही है। और ये फ्रंट साइड में है, बी पॉइंट बॉडी के फ्रंट साइड में, ये फ्रंट से क्लीनिंग है। इवनिंग की क्लीनिंग बैक से होती है। और ऐसा समझें कि ये जो नलका है वो बाहर की तरफ क्लीन कर रहा है, सारी इम्प्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज बाहर की तरफ आ रही है। और जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा लाइटनेस आ गई है, तो फील करें कि ग्लो ऑफ द सोल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो सोल का जो ग्लो है, क्योंकि जब इम्प्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज साफ हो जाएंगी तो सोल का जो ग्लो है, चमक है, वो बढ़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। यस ब्रदर प्लीज। ये क्वेश्चन गायत्री सैनी जी का है, मेरे ख्याल से आप आंसर कर चुके हैं। मुद्राएं कितनी देर करनी चाहिए? और उनका कमेंट है कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता, तो शायद वो कुछ टिप्स चाहती हैं। देखिए, मेडिटेशन में मन लगने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है घर में कोई बात हो गई हो किसी से, हो सकता है आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से मैं बोलूं कि जो मन में आता है वो बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो जो लोग होल्ड करके बैठ जाते हैं
उनके हर काम में वो बाधा पैदा शुरू कर देती है। तो आप कोशिश करें, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेपर पर लिख के उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। ये साइकोथेरेपी का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कुछ भी आपके मन में है और सामने वाला एग्रेसिव ज्यादा है, आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसको होल्ड मत करिए, नहीं तो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी ठीक नहीं है, गले के जो चक्रास हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। गले में 2 चक्रास है हीलिंग के हिसाब से, वैसे तो 1 चक्रा है बट एक माइनर चक्रा भी है। तो उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, चाहे आप सामने करें या आप उसको लिख कर करें, तो लिख कर भी कर सकते हैं। दूसरा, क्लीनिंग अच्छे से करिए, महसूस करिए कि वो क्लीनिंग में निकल गया है। क्लीनिंग अगर अच्छी हो रही है तो मेडिटेशन अच्छा ना होने का सवाल ही नहीं। फिर भी आप रिसेप्टर से बात कर सकती हैं कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता है। दाजी ने बहुत अच्छा एक तरीका बताया है कि अगले दिन की मॉर्निंग के मेडिटेशन की शुरुआत एक दिन पहले से हो जाती है। इतना मन अच्छे से क्लीनिंग करिए कि आपको अपने गुरु या अपने ईश्वर से मिलना है कल के मेडिटेशन में, तो कोई भी जर्रा जर्रा आपका ऐसा चमक जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए कि वहां कोई भी इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज बचे ही नहीं, और फिर उसको डिवाइन करंट से भर दीजिए। रात में प्रेयर करिए अपने गुरु से कि मुझे मॉर्निंग के मेडिटेशन के लायक, आपसे जो मेरी मीटिंग कल मॉर्निंग में होने वाली है उसके लायक मुझे बना दीजिए। तो होल नाइट मेरा डीप मेडिटेशन में गुजरे, जो नींद है मेरी वो डीप मेडिटेशन बन जाए, और उनको होल्ड करके आप सो जाइए प्रेयर करके। और मॉर्निंग में उठते ही आपका जो एटीट्यूड है ऐसा होना चाहिए कि हर सेकंड आपको भारी पड़ना चाहिए, नेचुरली आना चाहिए ये। अगर नेचुरली नहीं आ रहा है आप आर्टिफिशियल करने की कोशिश करिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको कि मेरी अभी मीटिंग होने वाली है मेरे गुरु से या ईश्वर से। आप अगर अभी हार्टफुलनेस में मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो जो भी आप करते हैं, और फिर आप देखेंगी कि पूरे मनोयोग से आप जैसे ही मेडिटेशन में बैठेंगी आप उसका आनंद ले पाएंगी। प्रिसेप्टर से फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रिसेप्टर से इंडिविजुअल सिटिंग लेने से पहले एक बार बात कर लें इस मैटर पर, वो जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू। गायत्री देवी जी का क्वेश्चन है, हाथ में कंपन होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, देखिए हाथ में कंपन होने के कई रीजन हो सकते हैं। हाई बीपी हो सकता है, उसका एक रीजन हो, पैरालिसिस एक रीजन हो सकता है। अगर आपको अभी अभी हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्ट्रोक में भी या ब्रेन हैमरेज में भी ऐसा होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आपसे बात नहीं है, जस्ट मैं क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पार्किंसन की शुरुआत हो सकती है, डिमेंशिया की शुरुआत हो सकती है, क्या साथ में इनकी मेमोरी भी लॉस हो रही है, छोटी छोटी चीजें भूल जा रही हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप न्यूरो फिजिशियन को एक बार जरूर जाके मिल लें। तब तक के लिए मैं आपको बोलूंगा कि गाय का जो देसी घी है उसकी 2-2 बूंदें आप अपनी नाक में डालें नीचे लेट के, पंखा ना चलाएं ऊपर उतने समय 10-15 मिनट, तो उससे भी काफी हेल्प मिलती है। बाकी अगर बीपी हाई है तो इमीडिएटली अगर मेडिसिन नहीं शुरू कराई है तो मेडिसिन शुरू कराना जरूरी है। आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति और भस्त्रिका ना करें अगर कर रही है तो। स्लो वॉकिंग बहुत काम देगी, नमक कम कर दीजिए, हर एक बीमारी में फायदा करता है, ये आप अपना सकते हैं। तुषार दुदेजा जी का क्वेश्चन है, I feel pain and burning in my stomach for last 3-4 days. Please suggest something. मेरे ख्याल से देखिए उनको 3-4 दिन से हो रहा है ऐसा। जी जी, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप फास्टिंग रहना शुरू करें, बॉडी अपने आप को बहुत हद तक हील कर लेगी। और उसके साथ साथ आपको मैं बोलूंगा कि एलोवेरा का जो जूस है 50 ml जूस, 50 ml गुनगुना पानी सुबह शाम आप ले लें। और अगर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आप कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, अंकुरित दाल बहुत फायदा करेगी वैसे भी। और
अगर ये फिर भी परसिस्ट करता है तो आप गोंद कतीरा 1 चम्मच लेके पानी में, 1 गिलास पानी में सोक कर दीजिए, कांच के ग्लास में। इतना आप सोक करेंगे वो पूरा ग्लास भर जाता है उससे, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको पता है। सो वो आप मॉर्निंग में खाली पेट खाएंगे तो जो एक्सेस में हीट और बर्निंग है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बोलूंगा कि किसी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कोई और रूट कॉज हो सकता है आपके हर्निया, हो सकता है आपके अपेंडिक्स, या हो सकता है और कई रीजंस हो सकते हैं। तो वो फिजिकली एग्जामिनेशन भी करेंगे और आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि इतना काफी नहीं है इसको डायग्नोज करने के लिए। बट ये चीजें कर सकते हैं, ये चीजें फायदा देंगे आपको। वॉक करें, रिलैक्स रहें, जूसी डाइट ज्यादा लें। थैंक यू। श्रद्धा कुलश्रेष्ठ जी का क्वेश्चन है, I took Haritaki powder for 15 days and then took break from last 1 week. Question बहुत clear नहीं, she's saying and then break from last 1 week for excessive heat. मेरे ख्याल से उनको excessive heat शायद फिर अभी से भी हो हो रहा रही है। है, हाँ अभी भी हो रही है हीट Should I उनको। start it again? हाँ देखिए, अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार फिर आप जिसने भी आपको प्रेस्क्राइब किया है उससे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अंडरलाइंग रूट कॉज कुछ और हो। तब तक आप ये एलोवेरा जेल, क्योंकि 10 से 12 दिन में एक्सेस हीट बॉडी की निकल जाती है। अगर 15 दिन में भी नहीं निकली है तो देयर इज अ रीजन, सो प्लीज टॉक टू दैट डॉक्टर। शैली तोमर जी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वात पित्त कफ के लिए मुद्रा जानना चाह रही हैं। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि आप जो डिटॉक्सिफिकेशन वाली मुद्रा है, ये दोनों हाथों में, ये पूरी बॉडी की क्लेंजिंग करती है। और उसके बाद आप ये वाली मुद्रा कर सकती हैं, इससे पंच तत्व जो हैं वो बैलेंस में आते हैं। ठीक है, वाता पित्ता कफा को वैसे बैलेंस करने के लिए आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला बहुत अच्छा होता है, तीनों को बैलेंस करता है। लेकिन आपको क्या ज्यादा एग्रेवेट है ये पहले पता करना जरूरी है। तो किसी डॉक्टर से एक बार बात कर लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से या नेचुरोपैथी के डॉक्टर से, तब तक ये मुद्राएं आप कर सकते हैं। बिनव निगम, इनका क्वेश्चन है, समटाइम्स वी फील हैवी ऑन हेड इवन आफ्टर क्लीनिंग, व्हाई, हाउ टू रेक्टिफाई? हाँ आपको तो इसका मतलब कि आप लाइटनेस फील नहीं कर रहे हैं, तो क्लीनिंग का टाइम और बढ़ा सकते हैं फॉर वंस और ट्वाइस। जैसे मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि मुझे लाइट नहीं लगता है तो मैं रोकता नहीं हूँ क्लीनिंग जब तक मुझे लाइट नहीं लग जाता। ये तो हमारे हाथ में है, यूज योर विल पावर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपको अपने ही आपको क्लीन करने के लिए अपनी विल पावर इस्तेमाल करनी है। सो आप यूज करिए उसको। जरूरी नहीं आप हाफ एन आवर ही करें, आप 40 मिनट्स कर सकते हैं, 50 मिनट कर सकते हैं। मैं तो अपना लास्ट 10-12 दिन पहले का एक्सपीरियंस शेयर किया था। 1 घंटे 10 मिनट मुझे लगा था बिल्कुल लाइट होने में। सो डू इट, वंस इन अ वाइल कर सकते हैं। फिर भी नहीं होता है तो प्रिसेप्टर से बात करिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। अमरीश शर्मा जी का क्वेश्चन है, हाउ टू रिड्यूस मेंटल एंड इमोशनल रिएक्टिविटी? देखिए, रिएक्शन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है एक्सेप्टेंस शुरू कर दें, क्योंकि जहां रिएक्शन होगा वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, और जहां एक्सेप्टेंस होगा वहां रिएक्शन नहीं हो सकता। एक ही चीज एक बार में एक्टिव रहती है। सो एक्सेप्ट विद लव। एंड अभी मैं एक कोट पढ़ रहा था दाजी का, उन्होंने बोला है कि दूसरे को रिप्लाई आप ऐसा करिए जिससे प्यार महसूस हो सामने वाले को, वो लविंग वर्ड्स लगे, लविंग आपका जो बिहेवियर है उससे लव एक्सप्रेस होना चाहिए। सो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करिए उसको। एक्सेप्ट, कई लोग ऐसे होते हैं एक्सेप्ट करते हैं बहुत गुस्से में या झगड़ा बचाने के लिए, नहीं, इसका मतलब कि अभी भी रिएक्शन अंदर है, आप शो नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा डैमेज करेगा। तो पहले खुद को आप और क्लीन करिए, लाइट करिए, अपने आप को समझाइए, काउंसलिंग करिए,
और महसूस करिए कि ये किसी को भी फायदा नहीं देगा, आपको ही नहीं, किसी को भी नहीं। रिएक्शन किसी को फायदा नहीं देता। एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज गुड। सो प्रैक्टिस करिए इसकी, प्रैक्टिस करने से ये बढ़ता है। प्रिसेप्टर से बात करिए, प्रिसेप्टर को बताइए ये चीजें, तो प्रिसेप्टर उनको साफ कर सकते हैं, जरूर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रिसेप्टर भी तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप रियली में रेडी हो। कई बार ऐसा होता है सामने वाला रेडी नहीं होता, प्रिसेप्टर को बता देता है, लेकिन वही हैबिट, वही हमारे पैटर्न्स बने हुए होते हैं। तो आपको पहले चेंज होने के लिए रेडी होना पड़ेगा। थैंक यू। तुषार दुदेजा जी पूछ रहे हैं, प्लीज टेल अबाउट शंख मुद्रा एंड कैन वी डू ऑल दीज मुद्रास व्हाइल लाइंग डाउन? शंख मुद्रा, शंख, हाँ, अभी हम मुद्राओं को, हमने अभी शंख मुद्रा को अभी डिस्कस नहीं किया है। यहाँ हमारे पास मुद्राएं अभी 11 मुद्राज और हैं। तो शंख मुद्रा को हम आपको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि नहीं तो अलग से फिर हमें शेयर करना पड़ेगा। तो कल हम उसको जरूर शेयर करेंगे। सो और क्या है उनका नेक्स्ट, किसी का क्वेश्चन है? क्वेश्चंस तो भी बहुत हैं, आप बताइए। आप बताइए ना। ठीक है, क्वेश्चन कंटिन्यू रखते हैं। मुद्रा लेकिन लेट कर नहीं कर सकते, इन्होंने लास्ट में पूछा है। हम पहले भी कल भी बताए हैं, लेकिन मुद्रा, कोई भी मुद्रा लेट कर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई पेशेंट रियली में बेड रिडन है तब भी उसको थोड़ा सा बैक को सपोर्ट देके उठा के तब करना चाहिए। जी, प्रवीण गौतम जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं साधना कर रही हूँ, इस लॉकडाउन में गहन मेडिटेशन में हूँ, टीवी बिल्कुल नहीं देखती, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, पर थायराइड है, ओके। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की रिमेटॉइड शुरुआत है, आर्थराइटिस, हाँ, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्या करें? जी, देखिए, मैं पहले तो आपको बधाई देता हूँ बहुत बहुत कि आपने टीवी भी नहीं देखी है और मेडिटेशन, गहन मेडिटेशन आपने किया है। वही दाजी भी चाहते हैं कि हम, उन्होंने बोला भी है कि आप अपने आप से कॉम्पीट करिए। मैं सवेरे एक उनका स्पीच देख रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर उठिए, एग्जैक्ट टाइम पर सोइए और इतनी गहन साधना करिए कि हम मोर देन हंड्रेड्स ऑफ विवेकानंदा भी पैदा कर सके। और हमारे जो हायरार्की ऑफ गुरुज हैं वो भी सोचें कि कौन सी चीज ऐसी है जो हम और दे दें इस साधक को। तो ये आपने बहुत अच्छा किया है और ये हम सबके लिए भी एक मोटिवेशन की चीज है। थैंक यू फॉर दिस। और हम सबको साधना ऐसे ही करनी चाहिए। उन्होंने तो बल्कि बोला है कि आप मुझे सिर्फ 90 डेज करिए, 90 डेज का टाइम दे दीजिए, एकदम रेगुलर होके। हम कितने सालों से साधना कर रहे हैं, बट 90 डेज उन्होंने मांगे हैं। सो डू इट इन दिस वे एंड थैंक यू सो मच। थायराइड और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थायराइड आपने लिखा नहीं है कि थायराइड आपका हाइपो है, हाइपर है या हाशिमोटो है। 3 तरह के थायराइड होते हैं, तीसरा ऑटोइम्यून वाला होता है हाशिमोटो। एनीवे, सो और रिमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफी बढ़ गया है। थायराइड के साथ अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में रिमेटॉइड बढ़ गया है। एंड आई एम श्योर कि आपको हाइपोथायराइड है, हाइपर नहीं है। हाइपर वाले लोग पतले होते हैं, तो पतले वालों के बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। आपको हाइपो होगा। हाइपो में बॉडी थोड़ी मोटी हो जाती है। और पेट में हमारे जब ज्यादा स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, वहीं से शुरुआत होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इमीडिएटली बंद कर दें। इवन चाय भी आप ले रही हैं, मट्ठा भी ले रही हैं, बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके हर एक जॉइंट में सिनोवियल लेयर होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जैसे ही कोई भी जॉइंट मूव करता है आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है। आपके जिस जॉइंट पे मूव कर रही हैं वो पेन होगा। तो उसको रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है, कम से कम 10,000 स्टेप्स वॉक करें।
हालांकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास के साथ कि ऑटो इम्यून डिजीज को भी ठीक किया जा सकता है। मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज से 5 साल पहले मुझे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, क्योंकि मेरे बाहर के पेशेंट्स हैं मैं डॉक्टर हूं लेकिन मैं शेयर कर रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। मेरे बाहर के पेशेंट्स हैं तो मैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे, कभी कभी अभी भी हो जाता है, तो सवेरे के इतना लेट में सो पाता था, क्योंकि बाहर की टाइमिंग कंट्रीज की अलग है। सो मुझे धीरे धीरे करके मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हो गया, नींद पूरी नहीं होती थी, और फिर मेरे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो गया। मैं खुद दूसरे डॉक्टर को दिखाने गया जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं, जानते थे वो मुझे। यहाँ एक हॉस्पिटल है काफी, फोर्टिस हॉस्पिटल, उसमें गया तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर शर्मा, आई एम गिविंग यू ओनली 3 मंथ्स। अगर आपने 10 kg वेट रिड्यूस किया, 8 kg भी किया तो ठीक है, मैं दवा नहीं चलाऊंगा। 35 डेज में मैंने 9.5 kg वेट रिड्यूस किया। मैं 12,000 स्टेप्स डेली चलता था, 10 किलोमीटर के आसपास रोज चलता था। डाइट बिल्कुल ऑल्टर मैंने कर दी थी अपनी, एंड आई वॉज एबल टू रिवर्स इट। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस 5 साल अब उस समय से लेकर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल परेशान या चिंता होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया है, ज्यादातर आप सलाद और फल खाएं। अगर आपको सलाद फल इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, ब्लोटिंग होती है, उसको थोड़ा सा स्टीम कर लें, उबाल लें, बॉईल कर लें, थोड़ा सा बॉईल करके ही लें। तला हुआ बिल्कुल छोड़ दें, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें, साधारण नमक हटा दें अपनी डाइट से। कई लोग बोलते हैं कि साधारण नमक थायराइड वाले नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते हैं। थायराइड में सबसे ज्यादा जरूर आयोडीन होती है, सेंधा नमक में आयोडीन भी होती है। हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है ये प्रोसेस्ड सॉल्ट है। जो सेंधा नमक है वो प्रोसेस्ड नहीं है। आप डेले वाला सेंधा नमक लाके अगर यूज करेंगे और ज्यादा फायदा करेगा। फिर भी आपको मन नहीं मानता है तो 20% आप नॉर्मल सॉल्ट और 80% सेंधा नमक मिक्स करके रख सकते हैं। वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है थायराइड के लिए। 2 चम्मच मैंने अभी भी बताया था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सवेरे सवेरे आपको निगलना है, 2 चम्मच, और सवेरे शाम को भी 2 चम्मच। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन वैल्यू उसकी बहुत कम है, ये एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज्यादा हाई। नंबर 2, उज्जयी प्राणायाम करें। थायराइड का ये वाला पॉइंट है दोनों हाथों में, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। ऑल एंडोक्राइन पॉइंट्स, जो हमारा पिछले वाला सेशन आप देख लें, उसमें चार्ट भी अवेलेबल है, सारे एंडोक्राइन पॉइंट्स आप दबाएं, आपका थायराइड भी ठीक हो सकता है। शीतली मुद्रा करें, उज्जयी करें, सिंहासन करें और सर्वांगासन करें। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना खा सकती है ना, आपका थायराइड यूं ठीक होगा। ये मेरा बहुत सारे पेशेंट्स पर पर्सनल अनुभव है। और डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी है घर का ताजा खाना लें, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, एक बार इसने परमानेंट प्लेस बना लिया, ये पूरी बॉडी में अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान करती है, हमारे जॉइंट्स को खोखला कर देती है। आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। तो अभी इस पर आपको 100% कंट्रोल करना है। आप 1.5 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को वॉक करें, घड़ी से लगा के। और अगर क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेट की, तो आप किसी भी डॉक्टर से बात कर सकती हैं। डेफिनेटली आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकती है। थैंक यू। सुनील अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, क्लीनिंग के समय सामने से हमें किससे दैवीय करंट दिव्य धारा लेनी है, ईश्वर से या कोई और से लेना है? जी देखिए, क्या होता है जब आप नए होते हैं सिस्टम में, तो आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला जाता है कि हम दाजी या जो गुरु हैं हमारे, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक तो वही है, ईश्वर तक वही ले जाने वाले होते हैं। बट आपको लगता है कि आपको टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने में, उन पर ट्रस्ट करने में, या अपने आप को उस स्टेट में लाने में, तो आप सोच सकते हैं कि ईश्वर से
या ईश्वरीय स्रोत से जो दिव्य धारा आ रही है वो मेरे हृदय में आ रही है। अदरवाइज दाजी इज द बेस्ट, बिकॉज हम उनको देख भी सकते हैं, हम उनसे बात भी कर सकते हैं, हम उनको सुन भी सकते हैं, तो इजीली हम उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस आदमी को देखा नहीं है, जिस आदमी को हमें पता नहीं है, कभी बात नहीं हुई है, उस पर ट्रस्ट करना आसान नहीं होता। तो इट इज वेरी इजी कि हम दाजी को ही उसका सोर्स माने, क्योंकि हमारे लिए वही सोर्स है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यस प्लीज। श्री वृंदा पुष्कर जी का क्वेश्चन है, और ये बता रही है कि ये अभी उन्होंने नया ही स्टार्ट किया है, हाल में ही उन्होंने हार्टफुलनेस प्रैक्टिस स्टार्ट की है। उनका क्वेश्चन है, जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो बहुत डिस्टरबेंस रहता है, बहुत कोशिश के बाद भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती, क्या कर सकती हूँ? देखिए, कंसंट्रेट तो इसमें नहीं करना है, फोकस करना है। कंसंट्रेशन मेडिटेशन की लंबी प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, जब आपका माइंड आपको फॉलो करना शुरू कर देता है, वो रेगुलेट हो जाता है। तो प्लीज कंसंट्रेट ना करें, इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन है बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। दूसरा, डिस्टरबेंस थॉट्स का अगर रहता है तो देखिए, ये बताया गया है कि जब ट्रांसमिशन हमारी सोल को टच करती है तो जो संस्कार है हमारे, वो अनफोल्ड होना शुरू होते हैं सोल से, और थॉट के रूप में वो बाहर निकलते हैं। तो आपको अगर थॉट से परेशानी हो रही है तो ये आपको मदद करेगा। थॉट्स बाहर जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, इसीलिए उनको इग्नोर करने के लिए बोला गया है। तो सोल को जैसे ही ट्रांसमिशन टच करती है, चाहे आपका पर्सनल मेडिटेशन हो, इंडिविजुअल सिटिंग हो, ग्रुप मेडिटेशन हो, तो वो संस्कार जो है उससे अनफोल्ड होना शुरू होते हैं और वो थॉट्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, मेल्ट होके। तो अगर थॉट्स ही केवल परेशानी है या बाहर की और भी शोर शराबे से परेशानी है, तो कोशिश करिए कि टाइम चेंज करके देखिए, थोड़ा सा जिस समय कम शोर शराबा हो, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा करके देखें, या जिस समय बच्चे घर पे नहीं हो या शोर शराबा जिस समय भी कम हो, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपको पता है आसपास कब शोर शराबा कम होता है। बट फिक्स योर टाइम, फिक्स योर टाइम, फिक्स योर प्लेस एंड फिक्स योर बैठने की जो जगह है। और फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रही हैं तो प्रिसेप्टर से जरूर बात करें, प्रिसेप्टर्स जरूर आपकी मदद करेंगे। कंसंट्रेट लेकिन नहीं करना है। थैंक यू। कई सारे क्वेश्चंस, कई लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है नी पेन के बारे में। जी जी। तो कुछ बताएं नी पेन के लिए। पेन, ओके। नी पेन देखिए कई कारणों से हो सकता है, लेकिन नी पेन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारी बॉडी में वात का ज्यादा बढ़ना। नी पेन अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में वात जो है एग्रेवेट हो रही है। अब वात को एग्रेवेट होने के कई कारण हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्लो हो गया है, आप खाने को अच्छे से चबा के नहीं खा रहे हैं, खाना ज्यादा तेली हो सकता है, ऑयली हो सकता है, या आप खाने के टाइमिंग को ज्यादा चेंज कर रहे हैं। खाने के टाइमिंग को लेकर मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हमने 8:30 बजे या 9 बजे, कोई मान लीजिए 9 बजे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी हम 8:30 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे कर रहे हैं, कभी कर ही नहीं रहे, तो बॉडी को तो नहीं पता इस चीज का कि आप कब क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो बॉडी 9 बजे का अगर टाइम है तो 9 बजे ही आपके बॉडी क्या करेगी, जितने भी एंजाइम्स हैं उनको सीक्रेट करना शुरू कर देगी। अब दो नुकसान इससे बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 1, गैस का ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण है। नंबर 1, एक तो फूड नहीं है और एंजाइम सारे आ गए, डाइजेस्टिव जूसेस सारे हमारे पेट में आ गए। खाना नहीं है, पेट में डाइजेस्टिव जूसेस आ गए तो क्या करेगा, पेट में एसिडिक लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि फूड है नहीं, फूड डाइजेस्ट करने के लिए है ही नहीं। दूसरा, फिर वो आंतों में जब जाएगा तो धीरे धीरे, अगर ये रोज की प्रैक्टिस है तो वहां गैस बनाएगा, अल्सर पैदा करेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस बनाएगा, घाव करेगा, क्योंकि एसिड जहां जाएगा और खाना पचाने के लिए एसिड के पास है ही नहीं वहां, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसका अपना तो काम है ना।
अब दूसरा और नुकसान क्या होता है, आपने आधा घंटे 1 घंटे बाद खाना खाया, अब वहां डाइजेस्टिव जूसेस है ही नहीं, एंजाइम्स है ही नहीं, वो तो सीक्रेट हुए थे अभी, बट आपने उस समय खाना नहीं खाया, तो अब क्या होगा, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो भी स्टमक एसिड है उससे जो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ने से क्या होता है, हम सभी जानते हैं, गैस पैदा होती है। गैस क्या है, वात है। तो अगर आप खाने के टाइम को बार बार चेंज कर रहे हैं, तो इसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो खाने के टाइम को प्लीज फिक्स करें, 15 मिनट इधर उधर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आप एक फ्रूट खा लीजिए, आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन खाइए जरूर, थोड़ा खा लीजिए लेकिन उस समय पर जरूर खाइए। तो खाने का टाइम आप बिल्कुल चेंज, खाने का और सोने का टाइम अगर चेंज करेंगे, तो बॉडी में 100 से ज्यादा बीमारियां अपने आप पैदा हो जाती हैं, और फिर हम उनकी दवाएं खाते रहते हैं। दवाएं आपके टाइम को ठीक नहीं कर सकती, ये आपको ही करना पड़ेगा। नी पेन के लिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज एक बता रहा हूं। नी पेन अगर कम एज में है, तो वायु को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। एक दूसरा और कारण है एंजाइटी। एंजाइटी से क्या होता है, गुस्सा, एंगर और एंजाइटी, ये दोनों ही हीट पैदा करते हैं, और हीट पैदा होने से बॉडी में गैस बनती है, और गैस बनने से वायु जो है एग्रीवेट होती है पूरी बॉडी में। तो अगर कोई भी अंडरलाइंग फैक्टर आपके एंजाइटी या एंगर का है, प्लीज उसको एड्रेस करें, उसको सेटल करें, कैसे भी, जो भी उसका रूट कॉज है, जैसे भी आप कर सकते हैं, आप जानते हैं। नहीं है तो आप लिखें पेपर पर, जो मन में यहाँ भरा हुआ है माइंड में, उसको लिख दें और फाड़ के फेंक दें। आप देखेंगे, आप रिलीफ फील करेंगे। एंजाइटी और एंगर लगता है, क्लीनिंग करें, स्पॉट क्लीनिंग करें, रिसेप्टर से सिटिंग लें, ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा और बड़ा रीजन क्या है, हम खाते ज्यादा हैं, वॉक कम करते हैं, कैलोरी बर्न हमारी नहीं हो पाती उतनी, गैस ज्यादा बनेगी क्योंकि पच नहीं पाएगा ठीक से, पहले का खाना पचा नहीं, हमने फिर खा लिया। तो जब तक कड़ी भूख न लगे, इसीलिए जब आपको लगे, फास्टिंग का कोई टाइम नहीं है, जब आपको लगे मेरा पेट ठीक नहीं है, जस्ट स्किप द मील। 1 मील, 2 मील, 3 मील, 6 मील, 8 मील, कोई लिमिट नहीं है। पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना जब तक सॉलिड ना खाएं, जब तक आपको अच्छे से भूख ना लगे। तीसरा चौथा एक और कारण है, हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन की बहुत कमी है। प्रोटीन हम बहुत कम खाते हैं, हालांकि हम आज इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं। लेकिन प्रोटीन 1 kg पर बॉडी वेट, 1 kg पर 1 ग्राम आपको प्रोटीन लेनी है टिल द एज ऑफ 60। उसके बाद आप इसको हाफ कर सकते हैं, और उतनी प्रोटीन हम 4 दिन में भी नहीं खा रहे हैं, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो प्रोटीन डाइट हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें बहुत कम है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रोटीन बहुत कम है, और खासकर जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो वैसे भी ऑप्शन कम है। तो आप अपनी प्रोटीन डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि प्रोटीन डाइट कम लेंगे, रिपेयरिंग कम होगी, बॉडी में हीलिंग कम होगी, आपका मन नहीं करेगा, मसल आपकी बनी नहीं पाएंगी, मसल में पेन होगा, मसल में वीकनेस रहेगी, ना तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना मन करेगा एक्सरसाइज का, ना आप वॉक करने जाना चाहेंगे। तो प्रोटीन डाइट को इंप्रूव करिए। नी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों उंगलियां जो है पैर हैं हमारे, ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा दोनों उंगलियों को अच्छे से मसाज करें दोनों हाथों में, और उंगली फंसाएं, इसको खींचने की कोशिश करें, आपस में दबाते भी रहें। ये नी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। और क्या कर सकते हैं, तकिया लें, नी के बीच में दबाएं, 10 तक काउंट करें, 10-10 के 10 साइकिल ऐसे करें, और जो हमारा घुटना है उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के उसकी मसाज करें, नीचे टॉवेल रोल कर लें, उसको दबाएं, 10 तक काउंट करें, फिर छोड़ें, फिर 10 तक काउंट करें, ऐसे 10 साइकिल करें। अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं और वॉक करते हैं, वॉक आपके घुटने की 90% बीमारियों को अपने आप ठीक कर देती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब घुटने में होना शुरू हो जाता है, मैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी चला चला के ही ठीक किया, कितने पेशेंट्स ठीक किए।
तो कोई भी डॉक्टर अगर कह रहा है, हाँ अगर गैप बिल्कुल कम हो गया है तब आपको वॉक नहीं करनी है, लेकिन जब तक गैप है, एक्सरे अगर है आपके पास, आप खुद देख सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वॉक नहीं रोकनी चाहिए। सो आई थिंक मैं आपकी क्वेश्चन को आंसर कर पाया होगा। थैंक यू। सो एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं ब्रदर। भैया जैसा आप कहें 6:58 हो चुका है, तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं, 2 ही मिनट बचे हैं। बाकी के क्वेश्चन आप सेव करके रख लीजिएगा, कल जरूर जवाब देंगे। ठीक। धीरे से कृपया अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने आप को हमेशा एक सांचे में ढालें कि आपको सटल से सटलेस्ट की तरफ जाना है। और अपने आप को अगर आप हमेशा सटलेस्ट पर ही रखेंगे तो आप ग्रॉसर से सटल में हमेशा बहुत जल्दी आएंगे, चुटकी में। सो महसूस करें आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, आपका हार्ट आपके मेडिटेशन के लिए रेडी है, with lots of craving, lots of love, joy, gratitude, respect. Feel that you are ready for meditation and the source of divine light is already present in your heart that is waiting for you. So just go with it. Go with the attraction of the source of divine light and merge into that. Please start meditation.
That's all, please. कृपया ध्यान समाप्त करें, आंखें बंद ही रखें और महसूस करें कि ध्यान के दौरान आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। एक वोकैबुलरी डेवलप होती है इससे, और जो भी आपको ध्यान के दौरान एक स्पिरिचुअल कंडीशन मिली है उसको पूरी बॉडी में एक्सपैंड होने दें, उसके साथ एक हो जाएं, become one with this condition, and when you feel you have become one with this condition, let this condition expand in your room, in your house, in your society, in your sector or village or city. And still be connected with this condition. आप और देर तक इस कंडीशन में बने रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। इसको जितना देर तक आप रख सकते हैं, एकदम झटके से आंखें ना खोलें, झटके से किसी और काम में जंप ना करें। Thank you so much, everyone.